सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना जोर बाजुए कातिल कितना बाजुए कातिल में है। कहने का मतलब सीबीआई इवन इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करना, जजमेंट को इन्फ्लुएंस करना, सारे संवैधानिक संगठन को आप अपने हाथ में लेने की कोशिश करना, और तमाम हत्याएं बलमखनाने के बाद भी ये रिजल्ट जो रुझान आ रहा है तो एनकरेजिंग है। और शाम आते आते आपको पता चल जाएगा इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। गर्ग साहब, यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सेटबैक सीधा सीधा। बिल्कुल, ये मैं इसलिए मैं दावा कह रहा हूँ कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बनना चाहिए था और बना नहीं, उसके बावजूद अगर एसपी और कांग्रेस मिलकर अच्छी टक्कर दे रहे हैं, तो अगर ये सच में बन गया होता तो ये अलग तरह की इक्वेशंस इकट्ठी होती। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर ये है कि वहाँ पे सरकार बना लेगी, लेकिन उनको सोचने का तो लगेगा कि एसपी और कांग्रेस ने अगर इतनी सीटें ली हैं तो जनता का रुझान क्या है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है इस पर सोचना भी चाहिए, और आगे क्या इसको फिर बदलाव कर सकती है एनडीए गठबंधन को सोचना पड़ेगा इस बार। प्रतिभा जी, क्या आपको लगता है कि जो प्रदर्शन आप बीजेपी का प्लस एनडीए का चल रहा है वो उम्मीद के मुताबिक है, या कहीं न कहीं थोड़ी निराशा भी हाथ लग रही है? नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है। आप देखिए अभी जो आप रुझान दिखा रहे हैं, हम 34 प्लस 34 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं, और 5 वैसे सीट भी पीछे है ना, रुझान है उसी में हम 34 सीटों पर अधिक चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और भाई देखिए रिजल्ट आते आते हम 40 सीट पर जीतेंगे। हमें कहीं कोई चिंता नहीं है। अगर हमने जनता के साथ वादा खिलाफी की होती, अगर हमारी सरकार जनता को लॉलीपॉप दिखाई होती, काम नहीं की होती, तो हमें चिंता होती। हमने जनता के लिए काम किया है तो हमें क्यों चिंता करना है भाई। जनता हमें अपना स्नेह देती आई है और देगी। अखिलेश भाई, जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया, विकास किया, उसी का ही फायदा मिल रहा है। ये टैली बदलेगी। अभी भी जेडीयू बीजेपी गठबंधन जो है वो सीधे सीधे अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त। जिस तरीके से परिणाम रुझान अभी दिख रहे हैं, और हम लोग लगभग 10:30 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो मतदान हुआ है वो मुद्दों के आधार पे हुआ है, और इस देश के आम आवाम के मुद्दे जो थे वो ध्यान में रख के सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है अभी के जो रुझान दिख रहे हैं। या अभी तो कैसे दिखाई दे रहा है? 298 पे एनडीए जैसे जिस तरीके से चर्चा पिछले वोटिंग के बाद से चल रही थी कि वो 50 सीटों पे है, 40 सीटों पे है, एक जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, तो अभी जो 10-10:30 बजे है जैसे दिख रहा है, मुझे लगता है कि आम आदमी के जो अधिकार हैं, जो उनके साथ जो हुआ है 10 साल जो उन्होंने बर्दाश्त किया है, वो मतदान जो उनका है वो दिख रहा है, और परिणाम भी उसका मतलब फिलहाल ईवीएम ठीक है। एक चीज कहनी पड़ेगी, एसपी 44 पे थी, अब 30 पे आ गई है, तो यानी अभी परिणाम तो बदल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अफजल भाई, आम आदमी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हो। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे चल रही है। ये सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सांसदों ने कोई काम नहीं किया, चेहरे बदल दिए गए, पुराने सांसदों को लेकर आते तो हार जाते। सर जैसे अभी ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि अभी नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो अभी तो बहुत टाइम है। अब ये हम जब तक नहीं कह सकते, जब तक 12-1 बजे के बाद में जो लीड के आधार पर अगर हम देखेंगे, जब बात करेंगे। अभी तो रुझान अभी नीचे ऊपर हो सकते हैं। अभी पहले हम आगे चल रहे थे, अभी बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में हम 7-0 से जीत रहे हैं। हाँ जी, 7-0 से। पंजाब में हम तकरीबन 8 से 9 सीटें जीतेंगे। तो आधार पूछ लेते हैं। आधार तो खैर होगा इनका अपना, लेकिन तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कितने जीतेंगी? एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में राज्य सरकार के खिलाफ मामला था, माहौल बहुत गर्म था, तो अभी 8-9 सीट आप जीत रहे हैं। सर हम और आप सिर्फ यहाँ बैठ के बात करते हैं कि माहौल हमारी पार्टी के खिलाफ है या उसके, हम आप नहीं कहते, आप ही लोग कहते हैं। हाँ, जो भी है, मगर जो हमने काम किया, एजुकेशन पे काम किया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई लोगों के लिए, हमने वहाँ पे बहुत सारा 1 साल के अंदर इतना काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को नौकरियां दी हैं। वो क्या हमारा काम नहीं है वहाँ पर? दिल्ली में क्या आधार है आपका? दिल्ली में भी हमारा सेम आधार है। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, हेल्थ है, जिसपे हमने काम किया है। बीजेपी कहती है कि आपके मुख्यमंत्री जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, फलाने नेता जेल में, फलाने मंत्री जेल में, तो कोई काम नहीं हुआ, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में मिला है। ये जो इनका वही राग है कि बदनाम करो
और उसके बाद में इनको पब्लिसिटी लोगों तक पहुंचाओ कि ये चोर हैं। मुझे बताइए कोर्ट में या आज तक कोई एक चबन्नी मिली किसी के घर से? देखिए कोर्ट जमानत है। नहीं भूपेश जी, मैं बड़ी अच्छी एक बात बताना चाहूंगा। ये बार बार एक चीज दोहराते हैं कि चवन्नी घर से मिली। क्या चोर चोरी करके पैसा घर में रखेगा अपने? अरे क्या जहां लगाना था लगा दिया, पैसा खर्च कर लिया, बांट दिया। अरे तो उसकी चैन क्यों नहीं मिल रही बताइए ना। फिर वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रहा है? आपके सर वो आपका कानून ऐसा है, सर वो कानून ऐसा है, मुख्यमंत्री जेल में है, उसका कानून ऐसा है पीएमएलए का, सर कानून है। आपने जेल में आपने 18 और 19 में आपने 18 और 19 में बदलाव किया। दोनों प्लीज नियंत्रण में। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे भी मतगणना चल रही है। 298 पे आप आगे बढ़ रहे हैं, 211 पे आप आगे बढ़ रहे हैं। खुश रहिए ना आप। नहीं, मेरा सवाल में खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। खेमचंद जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल सर, ये बताइए। जी बिल्कुल आ रही है सर। पहले ये बताइए रुझान को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, और दूसरा हमारे आपके इंडिया गठबंधन के जो साथी गण हैं उनका कहना है कि दिल्ली में 7-0 से वो जीतेंगे, पंजाब में कम से कम 8 या 9 सीट आम आदमी पार्टी को आएगी, और उत्तर प्रदेश में 50-50 का मामला है, बिहार में भी आप लूज करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। केजरीवाल जी अभी भी सीएम बने हुए हैं और उनके पास कोई राइट नहीं है। कोई कैबिनेट नहीं हो रही है, कोई नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली प्यासी है। आधी से ज्यादा दिल्ली आज खरीद के पानी पी रही है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पानी आता है। डीटीसी जो आईसीयू में है, आधी से ज्यादा डीटीसी की बस रोड पे खड़ी होती है क्योंकि वो अपना जीवन काल जी चुकी है। किस आधार पर ये कहते हैं कि जीत जाएंगे? नई किताब कॉपी मिली है, और जो ग्रीनरी होती थी, ग्रीनरी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हर जगह बुरा हाल है, हाहाकार है। और मैं आपको बता दूं, वही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो काम है वो दिल्ली में जन जन तक पहुंचे हैं, और सिर्फ मोदी जी के काम ही दिल्ली में दिखाई देते हैं। चाहे वो मेट्रो का अफजल खान, 7 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे थे, 7 सीटें जीतने का बीजेपी दावा कर रही है और आधार भी बता रही है, क्या कहेंगे? सर अब इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मोदी जी 7,500 वोटों से पीछे चल रहे बनारस के अंदर, तो मुबारक हो इनको। ये चीज इनका यही आधार है तो मुबारक हो। आज जब केजरीवाल जी आए थे तो कहा था हम जमुना साफ कर देंगे। क्या जमुना साफ कर पाए? ये गीत गा रहे कि हमने इतना काम कर दिया, हमने इतना काम कर दिया, और आज क्या दिल्ली में एक रोड आपने नहीं बनाई है? दिल्ली में एक रोड नहीं बनाई है? दिल्ली में पानी पीने का आप दे सके? आज जो हरियाणा पानी नहीं देता दिल्ली को, सके पॉल्यूशन मुक्त का जो हरियाणा ने कर रखा, सुप्रीम कोर्ट ने टूटी पड़ी है, मीटिंग के लिए बोला है। अच्छी नहीं है। दिल्ली की गलियां गंदगी से भरी पड़ी है, मलबे से भरी पड़ी है। ये सब आपने झूठ बोल के दिल्ली में शाम के बाद नर्क में डाल दिया। आज शाम के बाद जो दिल्ली का सबसे जो एलजी जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, शाम के बाद गर्ग साहब आ रहा हूं आपके पास, दोनों के पास आ रहा हूं। गर्ग साहब, बिहार और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लाज बचाती दिख रही है। नहीं, मैंने कहा बिहार में तो कुछ ना कुछ लूज ही करेगी, लेकिन झारखंड में उससे भी बेटर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी पहले ही पीक पे थी, वहां पे उसके पास गंवाने के लिए बचाने झारखंड में तो पीक पे ही थी, 14-12 पहले पिछले बार थी। नहीं, झारखंड में भी अभी उससे ऊपर तो नहीं जा सकती ना, उससे नीचे झारखंड में अपनी इज्जत बचा रही है। लेकिन मैं मानता हूँ 4 से 5 सीटें बिहार में लूज करेगी। 39 सीटें नहीं आने वाली हैं जेडीयू और बीजेपी की, 4 से 5 सीटें जाएंगी कांग्रेस और आरजेडी के पास, मेरा ये ऐसा मानना है। पूजा, झारखंड को लेकर कुछ अपडेट है आपके पास? कौन है पूजा? बिल्कुल संजय जी, झारखंड को लेके अगर यहाँ पे कोई अपडेट मिल पा रहा है तो प्लीज बताएं जरा। गीता घोड़ा पीछे चल रही है, अब कितने वोटों से चल रही है अभी आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, 14 सीटें झारखंड में फिलहाल नजर बनी हुई है संजय जी। गीता घोड़ा फिलहाल बता रहे हैं बीना जी की ओर से कि वो आगे चल रही हैं, और कोई अपडेट यहाँ पे मिल पा रहा है? पंजाब हरियाणा का जरा बताएं। जी पंजाब में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प हुआ, क्योंकि 13 की 13 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल सबने अलग अलग प्रत्याशी उतारे थे। और बात की जाए खडूर साहिब सीट की, तो यहाँ पर मनजीत सिंह का मुकाबला यहाँ पर लालजीत सिंह बुल्लर से था। लेकिन यहाँ पर अपडेट मिल रहा है कि अमृतपाल जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, वो यहाँ पर 34,000 मतों से आगे चल रहे हैं इस सीट को लेकर। हालांकि आप जान पाएंगे क्योंकि ये जो प्रत्याशी थे, इनका नाम जो है खालिस्तान समर्थकों के साथ जुड़ता रहा है, और इस सीट पर इनका आगे बढ़ना। और साथ ही साथ पंजाब की 13 सीटों को लेकर एक और अपडेट दे दूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर 10 पर बढ़त बनाए हुए हैं,
पंजाब से बहुत उम्मीदें हैं इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूजा हरियाणा के बारे में बताएं। हरियाणा ओवरऑल जी 7 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, लेकिन खट्टर जो है करनाल से आगे चल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से आगे चल रहे हैं, लेकिन 7 सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन जो गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए, क्यों जबकि पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के हाथ में थी। पिछली बार 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी, लेकिन अभी रुझानों में ये बताया जा रहा है संजय जी कि 7 सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में जाती नजर आ रही हैं और 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास आती नजर आ रही हैं। दिल्ली की भी 7 सीटों की अगर बात की जाए तो दक्षिणी दिल्ली खासतौर पर यहाँ थोड़ी सी काफी टफ टाइट जो फाइटें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ चांदनी चौक सीट की अगर बात की जाए तो जेपी अग्रवाल जो है यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बताया जा रहा है कि फिलहाल वो यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल के मुकाबले में आगे चल रहे हैं कई भारी मतों से। और साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट, क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल सीट भी है, और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के निधन के बाद यहाँ पर उनके भाई अफजाल अंसारी, जिनको ले कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर संवेदना बटोर सकते हैं और इस सांत्वना वाले जो वोट होते हैं वो खींच भी पाएंगे। और जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 3000 मतों से वो आगे चल रहे हैं और पारस नाथ राय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल पूजा, ये मुरादाबाद की सीट है, वो तो थोड़ी सी दिलचस्प इसलिए है कि वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट कुंवर सर्वेश सिंह की मतदान के बाद डेथ हो गई थी, लेकिन वहाँ सपा की कैंडिडेट रुचि वीरा बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग 5000 वोट से वो आगे चल रही हैं। गर्ग साहब, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जैसे ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हिंदी पट्टी राज्यों में थोड़ा सा डेंट लगता भी है, क्योंकि तमाम जगह पूरी सीटें जीती हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जरूर दिखाई देगा, तो वो कमी कहीं ना कहीं दक्षिण भारत पूरी करेगा। तमिलनाडु से वोट मिलेंगे, केरल से वोट मिलेंगे, कर्नाटका में अच्छा करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पर भी मायूसी हाथ लगी और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बीजेपी के लिए। कर्नाटका में तो गेम करने की पोजीशन नहीं थी उनकी, क्योंकि कर्नाटका में तो पहले से 28 में से 25 सीटों पे ऑलरेडी जीते हुए थे। जो गेन करने की जरूरत लग रहा था कि केरला में अपना खाता खोलेंगे 2 से 3 सीटें जीतेंगे, तमिलनाडु में 4-5 सीट जीतते हैं, तेलंगाना बेटर कर सकते हैं, आंध्रा बेटर कर सकते हैं, उड़ीसा बेटर कर सकते हैं, तो वहां पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है उम्मीद थी, मुझे लगता है वो उम्मीद अभी पूरी जो रुझान दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि वो उम्मीद पूरी होते दिख नहीं रही। इसलिए एनडीए गठबंधन जो है, अपना जो एनडीए गठबंधन वो 353 से 258 पे दिख रहा है, यानी 50 से ज्यादा सीटें, 55 सीटें करीब। कितना बड़ा फेरबदल आप अगले 2 घंटे में देखते हैं या करीब करीब यही? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में ये 300 क्रॉस कर जाए, सरकार मुझे दोबारा एनडीए की ही बनती दिख रही है। बट 300 क्रॉस करने का मतलब है कि वो एक ऐसा बहुमत जहां कि आप फिर कोई सवाल नहीं उठा सकते कि ये सरकार ने किसी की मतलब कोई काम नहीं किया। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखे, मैं आपको एक चीज बता दूं, एंटी इनकम बेसी फैक्टर ने कई जगह काम किया है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, ये काम किया है, क्योंकि जहां पे आप मैक्सिमम पे थे, 100 पे थे, वहां पे आपको नीचे ही आना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरह से विपक्ष ने धारणा बनाई थी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं काम हुआ, तो कम से कम ये जो रुझान है ये तो ऐसा नहीं मानते। अगर सरकार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब देश में को अभी भी मोदी पर खेमचंद शर्मा, अगर सरकार रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं देश को मोदी पर भरोसा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर कौन सी एंटी इनकम्बेंसी है जो दिख रही है? सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके चेहरों को आपने हटाया, नए चेहरे लेकर आए, या स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी है? राज्य सरकार से भी कई बार संतुष्ट नहीं होते लोग, तो उसके बाद केंद्र की तरफ केंद्र को खामियाजा भुगतना बावजूद इसके कि आप एक दावा करते हैं कि राम को आप लेकर आए। कोहली जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वो सीटों को रिपीट किया गया है सांसदों को। अगर इनकम बेसी फैक्टर लगेगा, एंटी इनकम बेसी, तीसरे शतक फिर लगाया, काफी देर के बाद तीसरे शतक लाया। पहले 311, 318 तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए पहुंचा था, फिर उसके बाद 280, 290 तक चल रहा था, 301 फिर से। शर्मा जी बताइए। शर्मा जी, अभी एनालाइज करेंगे 2 घंटे के बाद तो पता चलेगा क्या स्थिति है। वो तो सभी पार्टियां, वो जिनसे पूछता वो यही कहते हैं 2 घंटे और वेट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में खेमचंद जी, ठीक है, आप हर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो हैं वो इस समय यही कह रहे हैं कि अभी इंतजार करिए। इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन रुझानों पर अगर बात करें तो रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा है उत्तर प्रदेश में। उसके बारे में स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। जी बताएं। उत्तर प्रदेश में डेंट लगा है, बीजेपी को भरपाई नहीं हो पा रही है और ये बड़ा सेटबैक होना चाहिए। कॉफी भिजवा दो यार।
नहीं, कोई सेटबैक नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही 1.5-2 घंटे बाद ये रुझान बदलेंगे, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे ही रिजल्ट उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं। थोड़ा बहुत 19-20 तो रहेगा, क्योंकि 2-3 बार कई कैंडिडेट हैं जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही रिजल्ट रहेंगे। मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगा, मेरे को दूसरी डिबेट में जाना है। थैंक यू। जय हिंद। आपके पास सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का अभी भी कहना है कि अभी 1-2 घंटे का इंतजार करिए। जब शुरुआत में आपने लगातार छक्के छुड़ाते हुए 200 सीटों पर रुझान में आपने किया था, तब आपने कहा था कि नहीं अब हम 400 पार करेंगे, लेकिन ये गाड़ी अटक गई, रुक गई। एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन भी लगातार परफॉर्म करता जा रहा है, 211 पर दिखाई दे रहा है और ज़्यादा दूरी नहीं है, कई सीटों पर एकदम कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल भूपेश जी, आप देखिए ये रुझान फिर बदलेंगे और हम अभी 300-100 कर रहे हैं इसमें, और ये रुझान हमारे 400 तक पहुंचेंगे जाके। तो हमें कहीं संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में जो विकास किए, मैं मानता हूं हमारे किसी सांसदों की कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध हो सकता है, तो एकाध सांसद इस तरह से हो, मगर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा किया है, देश में जो विकास हुआ है उस पर भरोसा किया है, तो तभी तो जो आज अभी सामने 301 दिखा रहे हैं, तो ये रिजल्ट हमारे 400 तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी ये 10 ही बजे हैं, 10:30 बजे हैं, तो ये 12 बजे तक आप 400 तक ये आंकड़े देखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो विजन देश ने देखा है कि हमने देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी एक अपना भारत का परचम लहराया है। ये इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं कर पाई है। आज जिस तरह से हमारे जो पड़ोसी जो हमें आंखें दिखाया करते थे, आज किस तरह से वो सहमे हुए हैं, तो ये भी देश ने देखा है, देश जानता है किस तरह से हमने अपनी आर्मी को सक्षम बनाया है। यही आर्मी 2014 से पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से असहाय थी कि उसके ऊपर सरेआम पत्थर मारे जाते थे। अखिलेश भाई जी, एक तरफा चुनाव तो नहीं है, ये तो तय है रुझानों से। आप तो हमारे कैप्टन साहब हैं, फौजी आदमी है, नाम कैप्टन है आगे। रेजांगला में मेजर शैतान सिंह की स्टेडियम म्यूजियम के बारे में भी कुछ जानकारी तो होगी, किस तरीके से चीन ने उसको तोड़ के उसे बफर जोन में कर दिया, और वो हमारी सेना के और हमारे देश के जो नेता थे उस पर कैसी छाती पीट रहे थे। मतलब बात हम वो बताएं जो रियल में जमीन पे भी ठीक हो। वो साहब सीमाएं कितनी सुरक्षित है पूरा देश जानता है। चीन की जो भारत के साथ जो रवैया पिछले 5 साल में रहा है, जितने भारतीय जमीन पे कब्जा किया, आज हम उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि चुनाव का टाइम है, और बेमतलब की बात मैं बोलूँ वो हमें ठीक नहीं लगती है। हम एक बात जानते हैं कि जैसे अभी हम पीछे न्यूज रूम से जो जानकारी आ रही थी कि 80 से 90 सीटों पे 1500 का मामला चल रहा है। मुझे ये लगता है कि 80-90 सीटें वो बाद में इंडिया गठबंधन में ऐड होंगी और बीजेपी 200 से नीचे जाएगी, इंडिया गठबंधन 300 से पार जाके सरकार बनाएगा। जो अभी तक हम लोग यहां बैठ के जो सुन रहे हैं 1500, 2000 वोटों का है, क्योंकि अब 10:30 बजे है, ये बात तो क्लियर है कि वन साइडेड कुछ नहीं है। तो हमें लगता है कि जनता ने जो मतदान किया है वो मतदान जो है बदलाव के लिए किया है और इस सरकार के खिलाफ किया है। गर्ग साहब, वन साइडेड तो नहीं है मामला, ये तो तय है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन को 211 सीटें मिल रही हैं आपके रुझान के हिसाब से, और अभी भी 10-12 सीटें को होने वाला है, यानी 200 क्रॉस कर रही, तो एक तरफा तो होने का सवाल ही नहीं है। और ये भी बात पक्की है कि अगर एनडीए गठबंधन को 50 सीटें कम दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किसी न किसी क्षेत्र में काम किया है। और वो एमपीज के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, एमएलएज के खिलाफ है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो आकलन करने से लगा। उत्तर प्रदेश को मैं देख के इसलिए बोल रहा था उस समय बीच में कि उत्तर प्रदेश में जो एमपीज के कैंडिडेट्स हैं सबसे कम बदले गए हैं, ना के बराबर नहीं तो अधिकतर लोगों को रिपीट किया गया है, बहुत कम बदले 80 सीटों में से। तो मुझे लगता है अगर उत्तर प्रदेश में 35 सीटें लूज कर रहे हैं, और पिछली बार सिर्फ 18 सीटें लूज की थी, 18 भी नहीं 16 सीटें लूज की थी, कोई अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि फिर अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो सांसदों के खिलाफ है, जो रिपीट कर ये सांसद कैंडिडेट उनके खिलाफ जनता ने मन बनाया, और एसपी ने और कांग्रेस ने मिलकर अच्छा चुनाव लड़ा है अगर वो 30 से 35 सीटें जीतने में कामयाब हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें या और 2-3 स्टेट्स की बात करें, वहां पर अच्छा चुनाव लड़ा है। हामिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, अपनी विभाग राय रखते हैं। हामिद साहब, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जो गठबंधन करने में? कई जगह पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि आपने अपने कैंडिडेट उतारने में देर कर दी, तमाम और जगह पीछे चल रहे हैं, एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी ट्रैक पर थी।
नहीं, बिल्कुल। देखिए सर, दो बातें हैं। पहली बात तो हमें इंडिया गठबंधन हमने जो शुरुआत की, हमने फाउंडेशन डाला, उसका तो इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा है, मोदी जी का जो फेल्यूर है, पर्टिकुलरली मैं सीमा की बात कर रहे थे। लद्दाख में 65 पोस्ट है, मिलिट्री फोर्स है, जिसमें 25 पोस्ट में हमारे जवान नहीं जा सकते हैं। उनके ही एमपी जो अरुणाचल प्रदेश से कहते हैं 2000 किलोमीटर कर रखा है। टोटल 4000 किलोमीटर आपका बाउंड्री जो है बहुत किया है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर दखल कर रखा है। तो मोदी जी तो पहले बाउंड्री को डिफेंड करने में विफल रहे हैं, और हमारा सार्वभौमता जो है, जो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है, उसको स्वीकार करने में विफल रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात मैंने कह रहे थे कि जिस बटल में हम लोग का बहुत नाम कमाया है, मुझे बताइए जितनी बदनामी हमारे प्रधानमंत्री की हुई है, हमारे देश की हुई है, मणिपुर करने के लिए क्या और दूसरी चीजों को लेकर तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जैसे यूरोप गए थे, कम से कम 27 जो है 36 में उनका मोदी जी का सरकार के जो खिलाफ उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास। आता हूँ आपके पास हामिद भाई। अनुजा कपूर हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की नेता, प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अनुजा जी, 300 के करीब एनडीए गठबंधन आसपास है, 210-12 के करीब इंडिया गठबंधन आपके आसपास है। यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सरकार तो एनडीए बना लेगा, लेकिन उतनी उम्मीद नहीं थी, जितनी उम्मीद थी उतने उस उम्मीद के मुताबिक रुझानों में कम से कम वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको, तस्वीर बदलेगी? क्या हुआ है, अभी तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ है। अभी से मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी एनडीए के लिए हार माननी चाहिए या सोचना चाहिए। एनडीए मजबूत है, कई जगहों पर डबल इंजन की सरकार आ रही है, साउथ में पेनिट्रेशन आ रहा है, और वो जो साउथ का पेनिट्रेशन अब है, उड़ीसा में हमने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, आज हम सरकार बना लेंगे वहां पर। तो जहां पर इंडी ब्लॉक की बात है, अभी आप ध्यान रखिए, अभी आप देखिए कि कौन कहां पर जाकर खड़ा है, कौन कहां जाके नजर आएगा, वो समझना जरूरी है, वो देखना जरूरी है। तो मुझे एक बहुत बड़ी बात जो सामने नजर आती है कि मोदी मय है सब, और जब मोदी मय है सब और लोगों ने मोदी के परिवार पर वोट डाला है, अखिलेश यादव से गैंगस्टर वापस नहीं आएगा, ये आपको मैं सुरक्षित करती हूँ। योगी सरकार, बुलडोजर बाबा, मोदी की डबल इंजन की सरकार, मोदी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी, थी और आगे भी रहेगी। तो ये अखिलेश यादव अगर अपने आप को ये सोचे कि वो एक कुछ सीटों से लाकर हजारों की सीटों में वो महान किंग बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। डायनेस्टिक रूल कभी नहीं आगे आ सकता, क्योंकि ये अब लोगों का मैंडेट है और लोग इसको बता चुके अपने वोटों से। आप अभी वेट कीजिए, हम लोग हारने वालों में से नहीं हैं। पन्ना प्रमुख बीएलओ वाले लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, और जिन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया हो ना, उसे पता है। आज सेंसेक्स आपको ये जवाब दे देगा कि बीजेपी का खड़ा है, सेंसेक्स आपको बता देगा एनडीए का खड़ा है। और इससे नहीं भरता मन तो आप इंडिया से बाहर के लोगों से बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको कि मोदी इज कमिंग। तो आप देखिए, जिस 24/7 प्राइम मिनिस्टर ने बाहर अपने साधना खत्म करते ही 100 दिन की मीटिंग्स रच दी हो, वो बात कर रहे हैं बाकी लोग। अरे इंडिया अलायंस अपने आप को कह रही है हम 295+ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कास्ट सेंसस जीतेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास आगे खड़ा है। चलिए, सबका साथ सबका विकास आगे खड़ा है और विकास के नाम पर ही वोट मांगे हैं। तस्वीर बदलेगी, आप देखते रहिए। दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अखिलेश कटियार जी, दो बातें अनुजा कपूर जी ने कही कि गैंगस्टर का मामला, गैंगस्टर अब नहीं आएंगे यूपी में। गैंगस्टर जो पहले बंदूक से आतंक फैला के जनता को लूटते थे, उनका खून निकालते थे, वो तो पता नहीं कहां चले गए। आज तो सरकार के साथ मिलके, सरकार के सहयोग से जनता को लूटने का काम जो गैंगस्टर कर रहे हैं, वो उनके साथ में कौन है, अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। एक बात, जाति जनगणना, जिस बात को आप कहती कि हम जाति जनगणना या उसके आंकड़े नहीं होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात मेरे नेता कहते रहे। और ये देश जातियों का है, यहाँ पे सम्मान और अपमान जाति के हिसाब से मिलता है। जात की हकीकत को नकार के कोई राजनीति नहीं हो सकती। धन्यवाद।
सिंह साहब, मैं इस पे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा। अभी जैसे हमारे मित्र ने कहा कि जाति जनगणना, हमारे नेता इनके कहते हैं कि जाति का अधिकार मिलना चाहिए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अधिकार देना कहाँ चाह रहे हो? अखिलेश जी ने यादवों के नाम पे पार्टी बनाई, यादवों के नाम पे पार्टी चल रही है, और जब यादवों को टिकट देने की बारी आई तो अपने परिवार को ही दे दी। कोई उत्तर प्रदेश में एक भी यादवी ने इस योग्य नजर नहीं आया कि वो नेता बन सकता है, वो चुनाव जीत सकता है। तो आप कहाँ अधिकार देना चाह रहे हो? आपने तो अधिकार सीमित परिवार, सेपई परिवार तक सीमित कर लिए, इससे आगे आप सोच ही नहीं सकते हो। तो आप जो है ना इस तरह की बातें ना करें कि आप सबको अधिकार देना चाहते हो। नहीं, आपकी सोच सिर्फ सेपई परिवार से है, इससे आगे नहीं है। यादवों तक भी नहीं है। आप यादवों को नेता नहीं मानते, यादवों को आप योग्य नहीं मानते, यादवों को भी आप नकार चुके हो। वो ठीक है, यादव फिर भी आपके साथ दे रहा है, मगर बुद्धिजीवी यादव आपको छोड़ चुका है। न्यूज रूम का रुख करना पड़ेगा। हमारी संवाददाता पूजा वहां पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। पूजा, ओवर टू यू, वहां पर क्या अपडेट? पूजा के पास जाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे पास अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भाई, टैली लगातार बढ़ेगी, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो इंडिया गठबंधन को आगे ले गए? इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से गठबंधन किया, सहयोगी दलों को चुना, नेताओं को चुना, एक नेता का चेहरा सामने नहीं रखा, ये सब फैक्टर्स? सर, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूँगा। गर्ग साहब बार बार इंडी बोल रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन है, तो इनको अपनी इंडिया गठबंधन नहीं है भाई, एनडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन है। एनडी गठबंधन है, दो गठबंधन है, एनडी गठबंधन और इंडी गठबंधन। आता हूं, चलिए। तो अब आप पूछ रहे हैं कि ये टैली बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अभी जिस तरह से टैली में नीचे ऊपर हो रहे, जो 500,000 वोट का जो अभी डिफरेंस चल रहा है, 100% मैं कह रहा हूँ कि 12 बजे के बाद देखेंगे तो इंडिया गठबंधन अब लीड ले चुका होगा और 295 पे पहुंचेगा पूरी तरह से। हमारी जो सरकार ने, हमारे जो गठबंधन ने जो काम किए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नंबर 1। नंबर 2, जो कैप्टन साहब अभी कह रहे थे कि फौज में बहुत बड़ा काम करा है, तो उन्होंने फौज में इतना बड़ा काम करा है कि हमारे युवाओं को 4 साल के लिए उसके बाद नौकरी, उसके बाद बेरोजगारी के लिए छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा काम करा है इनकी सरकार ने। आपको इतनी जानकारी नहीं है। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, आम आदमी पार्टी की बात रखिए। सिंह साहब आ रहा हूँ, चलिए। अफजल खान, ये जब हमारे युवाओं को 4 साल के बाद सड़कों पर छोड़ देंगे, क्या होगा उनका? आज यूपी के अंदर हर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सारे क्या हुआ, सब लीक हो गई, और उनका क्या है, बेचारे बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं। ये इनका विकास है, ये इनका। अब ये बात करते हैं नमामि गंगा, क्या हुआ, हो गई सफाई गंगा की? आम आदमी पार्टी के अचीवमेंट गिनाइए ना आप अपनी पार्टी। सर, मैं गिना रहा हूं ना। दिल्ली के अंदर आप दिल्ली के अंदर किसी से भी जाके पूछ लो, शिक्षा के ऊपर बात कर लो, आप स्वास्थ्य के ऊपर बात कर लो, आप बिजली के ऊपर बात कर लो, किसी के ऊपर भी जाके बात कर लो, आपको बताएंगी, जनता बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, ये जनता बताएगी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर किस तरह से मॉडल तैयार किया है, और वही मॉडल हम पंजाब में दिया है। तो हमारी जो उपलब्धियां हैं वो हम ये नहीं कह रहे कि किसी नेता से पूछने की जरूरत है, आप आम जनता से जाके पूछो कि हमारी उपलब्धियां क्या है। पूजा का रुख करेंगे एक बार फिर से न्यूज रूम में, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, न्यूज रूम में क्या हलचल है, कहां से क्या अपडेट, कितना मार्जिन, कौन गठबंधन, कितने पानी में? बिल्कुल, देखिए रुझानों में जो है अदला बदली लगातार भूपेश जी वो हो रही है, लेकिन नीता वाजपेयी जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन मेरे साथ में मौजूद है, और उनसे मैं जानूंगी कि बीजेपी कह रही थी विपक्ष से, इंडिया गठबंधन से, कि आप मुंगेरी लाल के सपने देख लीजिए, आप बढ़त जरूर बना रहे हैं एनडीए में, लेकिन इंडिया गठबंधन आपको टक्कर दे रही है। बिल्कुल, जीत तो जीत होती है। देखिए, जीत तो उसमें कोई है नहीं, जो जीत रहा है, हम 304 भी, लेकिन अपने स्टेटमेंट पे तो रहिएगा। फिर भी हम रहेंगे, फिर भी अभी कहाँ, अभी तो टाइम देख लीजिए, अभी हम अपना टारगेट जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे, और हम अच्छी तरह से गवर्नमेंट बनाएंगे, और बहुत ही हेल्दी गवर्नमेंट है, जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है वो भी आगे रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है 217 इनका जो है ना, ये अभी नीचे आएगा, और इनको ये सोचना चाहिए, कल तक जो ये कोस रहे थे ईवीएम को, सारे चैनल्स को, आज वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या आप कल तक जो नैरेटिव सेट कर रहे थे सबके लिए, वो क्या सही है? क्या आज लोकतंत्र खतरे में होता, सब कुछ हैक करके हमने रखा होता, तो आज ये नंबर आपके आते
नहीं आते ना, तो हमेशा गलत चीज़ें आप जनता में डिलीवर करते हो। आज नहीं तो कल जनता इस लेवल तक पहुंचाई है, लेकिन जो अब इलेक्शन के बाद आपने जो कुछ अपने वक्तव्य दिए हैं उसका रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में आएगा, जिसका कि इतना बुरा हाल होगा कि आप स्टैंड करने लायक नहीं रहोगे। आप धीरे धीरे अपने जो विचार व्यक्त कर रहे हो, ये कई इलेक्शन के बाद आप लोगों ने सब पे हैक होने का, ईवीएम पे, सारे चैनल्स पे, इवन कि वो जनता जिन्होंने वोट दिया है उनको भी कैटेगरी में आपने खड़ा कर दिया था कि हमारी जनता अलग है, आपकी जनता अलग है। डिवाइड कर दिया, जनता को भी डिवाइड कर दिया था आपने कि बीजेपी को जिसने वोट दिया है वो जनता अलग है, और जिसने इनको 275 200 जो भी बना रहे थे ये अपना टारगेट, वो जनता अलग है। वो कौन सी जनता थी जो उन्हें 275 ले रही थी? वो कौन सी जनता है जो हमें 304 प्लस दे रही है? कौन सी जनता है? आपने जनता को भी डिवाइड कर रखा था, मीडिया को भी कैटेगरी में खड़ा कर रखा था, इलेक्शन कमीशन को कैटेगरी में खड़ा कर रखा था, और तो और ईवीएम तो हमेशा के लिए आपकी दोषी है ही। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, और अगर नहीं सोचा तो आगे आने वाले टाइम में वाकई आपका बुरा हश्र होने वाला है। ठीक है, दीपाली जी भी हमारे साथ में है। मैं पूरी टीम के पास आऊंगी और जानूंगी कि अलग अलग राज्यों में आखिर क्या अपडेट मिल रहा है, लेकिन दीपाली जी के पास आते हुए कि उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र कर लें, 80 लोकसभा सीटें, जहां पे 2019 में आपने 60 से ऊपर सीटें पाई थी, अब इक्वली यहाँ पर इंडिया गठबंधन आपको टक्कर दे रहा है। सपने तो नहीं रह जाएंगे कहीं? नहीं, बिल्कुल सपने नहीं है। देख लिए, हकीकत है, हम एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं। 100%, 95%, 99% हम ये टारगेट सेट करते हैं जब, तो हमारा जो विद्यार्थी है वो वहाँ तक पहुँचता है। जीत तो उसकी पक्की निश्चित दिख ही रही है। अब मापदंड हमें ये तय करना है कि आपने जो भ्रमित करने का कारण पैदा किया था, क्या जनता भ्रमित हो रही है उस विषय पे। और दूसरा, अभी हमारे 2-4 ही राउंड पूरे हुए हैं, अभी ये बहुत सारे राउंड आने बाकी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता भ्रमित ना हो, हम आगे और भी सीट को हासिल करेंगे। और हमारे जो है जो हेडमास्टर ने बहुत ऊपर का टारगेट सेट किया है। सारे संगठन ने, सारे सांसदों ने उस आंकड़े को प्रस्तुत करने में अपनी जान लगा दी है। हमने जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ भ्रमित हो गए हैं अगर, तो हो सकता है। और जिस प्रकार से अभी हमारी सहयोगी ने बात करी कि आज उनको ईवीएम की परेशानी नज़र में नहीं आ रही है, अब इस विषय पर हमारे प्रश्न उठेंगे कि अब ईवीएम कहाँ से खराब हो गई, क्या गड़बड़ तो नहीं हो गई कि जो उनको मिल गए, जीरो आने थे तो आज उनके इतने कैसे इकट्ठा हो गए। तो इस विषय पर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जनता का मूड बदला है? जनता का मूड बिल्कुल भी नहीं बदला है। आप देखिएगा, अभी पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, आप रुझान को थोड़े मतलब अभी भी आप कॉन्फिडेंट? बिल्कुल, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, अपने तमाम टीम के साथ मैं पहुंचूंगी। महाराष्ट्र से अनुपमा लगातार अपडेट जिस तरह से दे रही है, महाराष्ट्र की राजनीति कितनी दिलचस्प? महाराष्ट्र की राजनीति बताएंगे, लेकिन पहले सीटों का रुझान देख लें, क्योंकि दर्शक वेट कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से अगर हम सांगली की बात कर ले तो निर्दलीय विशाल पाटिल आगे हैं, क्योंकि कहा जाए, देखिए 52 वर्षों से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। हालांकि आपातकाल स्थिति में भी कांग्रेस ने झंडा फहराया, लेकिन जब मोदी लहर आई थी तो बीजेपी ने फतेह हासिल की थी, और 2019 में भी बीजेपी ने फतेह हासिल की थी। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है, ना बीजेपी दिख रही है अभी और ना कांग्रेस दिख रही है, बल्कि निर्दलीय आगे जा रहे हैं। वहीं अगर हम नासिक की बात कर ले तो पहली बार बीजेपी ने 1989 में जीत हासिल की थी, वही कांग्रेस ने 1952 में। हालांकि शिंदे गुट के जो हैं हेमंत गोडसे, वो आगे चल रहे हैं। अब औरंगाबाद की अगर बात कर ले तो शिंदे गुट के संदीपान भुमरे आगे चल रहे हैं। वही पिछली बार AIM को जीत मिली थी औरंगाबाद से। पूरे महाराष्ट्र में एक सीट औरंगाबाद के हाथ में गई थी AIM के लिए। तो ये भी दिलचस्प देखना होगा कि इस बार किसको मिलेगी। और बारामती से अगर बात कर ले, क्योंकि ये देखिए बहुत खास बनी हुई है बारामती पवार परिवार के लिए, क्योंकि देखिए ननद भौजाई दोनों सीट पे रहे हैं, चाचा भतीजे की लड़ाई देखी गई है। तो बारामती से सुप्रिया सुले अभी आगे चल रही हैं, सुनेत्रा पवार उनसे पीछे चल रही है। हालांकि एनसीपी गढ़ रहा है पवार का 27 साल से, क्योंकि देखिए शरद पवार भी यहाँ सांसद रहे हैं, सुप्रिया सुले बात कर लें तो 2 बार रही हैं, और भतीजे उनके अजीत पवार 1 बार सांसद रहे हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा यहाँ पे पवार परिवार का कौन कब्जा कर पाता है। बिल्कुल, पवार परिवार में कौन कब्जा कर पाता है। बेहद दिलचस्प ये चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं वो होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं राजस्थान का जिक्र कर लूँ, यहाँ कंचन 24 सीटों पे 2019 में कब्जा किया था बीजेपी ने, और अब ये आंकड़ा 13 पर कैसे अटक जा रहा है? बिल्कुल, और साथ ही साथ अपडेट दे दूं कि जोधपुर सीट पर जो अपडेट आया है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो आगे चल रहे हैं, करण सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि
सारे के सारे सिस्टर प्लेस में आ जाते हैं, हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, दिल्ली की बात हो, तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। और पिछले दिनों किसानों का जो आंदोलन हमने देखा था उसका भी असर यहाँ पर ज़रूर बना है। राजस्थान की बात आपने करी है, राजस्थान की 25 सीटों में से पिछली बार जब हम देखते तो भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा यहाँ पर टारगेट रहा। 25 सीटों उन्होंने 24 से लेकर एक उनके समर्थन जो हनुमान बेरीवाल, लेकिन वो इस बार उनके खिलाफ लड़े हैं, है ना। अब वहीं अगर हम बात करें कुछ और सीटों को लेकर अपडेट दे देती हूँ मैं आपको कि हमीरपुर सीट पर अपडेट आ चुका है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो है वो आगे चल रहे हैं और यहाँ पर 65,000 मतों से वो आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वाराणसी सीट से वो भी आगे चल रहे हैं, यहाँ पर 37,000 मतों से वो आगे चल रहे हैं। मथुरा से भी देखें तो हेमा मालिनी, हालांकि उनकी सीट को लेकर जब वहाँ पर वोटिंग चल रही थी तो काफ़ी विवाद भी हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके हेमा मालिनी भी यहाँ पर अच्छे मार्जिन से जीतती हुई नजर आ रही हैं। देवेंद्र सिंह बोले, आपको याद होगा जब कानपुर देहात सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर सीट के लिए प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी के लिए यहाँ कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे, तो वहाँ पर उनके लिए भी कैंपेनिंग हो रही थी, वो भी अपनी अकबरपुर पर। तो वहाँ पर आपको बता दें कि वहाँ पर जानकारी मिल रही है तकरीबन यहाँ पर देवेंद्र सिंह बोले जो है वो 6,659 मतों से आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए दूसरी सीटों को लेकर के, प्रवीण खंडेलवाल जो है दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जो है वो आगे चल रहे हैं। हरियाणा का मुकाबला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि 10 के 10 सीटें जहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की थी, लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब यहाँ पर पहले तो मुख्यमंत्री बदलते हैं, उसके बाद यहाँ पर उससे पहले हमने देखा कि प्रदर्शन हुआ किसानों का बॉर्डर्स पर, उसका विरोध, अग्निवीर योजना का विरोध हमने यहाँ जनता के बीच में काफ़ी देखा। लोग काफ़ी मूड चेंज करने की तरफ दिखाई दे रहे थे, और शायद इसी का एक बड़ा वजह है कि हरियाणा की सीटों पर भी काफ़ी डैमेज होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। और जजपा का साथ छोड़ना, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर, हालांकि अपडेट मिल रहा है कि वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी टफ फाइट करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, कंगना रनौत पे विश्वास करना बीजेपी के लिए कहीं बहुत बड़ा एक सबब ना बन जाए कि उन्हें रिग्रेट करना पड़े, क्योंकि अभिनेत्री रही हैं। 5 इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ अपडेट के साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। गर्ग साहब, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है? ये तस्वीर लगातार बदलती जा रही है, टैली बदलती जा रही है, स्टेट्स की टैली भी लगातार बदलती जा रही है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, 2, 3, 4, 5 सीट का हमेशा फेरबदल दिखाई दे रहा है। 2-3 बातें यहाँ मैं कहना चाहता हूँ। एक तो अभी मेरे एसपी के साथी कह रहे थे कि देखिए ये जो जाति जनगणना वाला फैक्टर है ये काम कर रहा है बिहार में या उत्तर प्रदेश में। देखिए बिहार में जाति जनगणना कराई थी सरकार ने, बिहार में तो एनडीए अलायंस कहीं ज़्यादा पीछे दिख नहीं रहा मुझे। 4-5 सीटों का फर्क है, वो तो स्वाभाविक रूप से होना ही था, लेकिन जो फर्क दिख रहा है उत्तर प्रदेश में तो अभी जाति जनगणना हुई ही नहीं, तो जाति जनगणना का कोई असर नहीं है। ये असर जरूर एसपी की मेहनत का है, जो 20 सीटें का करीबन डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी जो पीछे चल रही है 20 सीटों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, जो वहाँ के मौजूदा सांसदों को रिपीट किया बड़ी संख्या में उनके खिलाफ, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, मेरा अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि अलायंस, बार बार आप इंडिया अलायंस क्यों बोल रहे हो, मैं एनडी को भी तो एनडी अलायंस बोल रहा हूँ, उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो इंडिया अलायंस है ही नहीं। आप मुझे बताइए, इनके पास इस बात का कभी जवाब नहीं होता, दिल्ली में जो आपका दोस्त है पंजाब में आपका दुश्मन क्यों बना, क्यों नहीं आप मिलकर लड़े? अगर आपने इंडिया अलायंस को मजबूती बनाना था तो सब जगह मिलकर लड़ते ना, क्या तकलीफ थी? मैं मानता हूँ पंजाब में अगर दोनों मिलकर लड़ते, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हो सकता है और बेहतर प्रदर्शन होता। अफजल भाई जवाब। सर, अब कह रहे कि आपने पंजाब में मिलकर क्यों नहीं लड़ा? भाई राष्ट्रीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ खेलते हैं, जब आईपीएल में आगे खेलते हैं तो अलग-अलग, वो आईपीएल में खेलते हैं, राष्ट्रीय मैच चल रहा है, ये कोई बात नहीं है। नहीं गलत, ये गलत पली है आपकी, गलत लॉजिक है सर, गलत लॉजिक है। अभी राष्ट्रीय मैच ही चल रहा है, अभी आप राष्ट्रीय मैच ही खेल रहे हो। अगर आप स्टेट, मैं अपनी बात कह दूं दोबारा, आपका मुझे बोलने देंगे? बोलिए आप प्लीज। जब राष्ट्रीय टीम में दोनों खेल रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो राष्ट्रीय लिए बात थी। जब बात आ गई स्टेट की कि भाई हमारा पंजाब में है, तो हम वहाँ पर विराट कोहली हैदराबाद से खेलते हैं और रोहित शर्मा बम्बई से खेलते हैं, तो उनमें कोई वो तो है नहीं, मैच तो हो रहा है ना, फिर वो दोनों जीतते भी। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आप स्टेट इलेक्शन अलग लड़ रहे होते तो आपकी पॉलिटिक्स मानता, मैं इस बात अगर आप पंजाब स्टेट इलेक्शन लड़ रहे हो तो ठीक था, लेकिन अभी तो राष्ट्रीय ही खेल रहे हैं, राष्ट्रीय में एक जगह दोस्ती, एक जगह। सर, मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ कि जब हम ए बी वहां पर मजबूत है, ए बी वहां पर जब मजबूत है तो हम सी को क्यों मौका दें? नहीं तो आप हम सी को मौका क्यों दें अपने सामने आने का? जब हम ए भी मजबूत है, आपस में लड़ रहे हैं, तो सी को मौका क्यों देंगे हम वहां पर? इस पे भूपेश नहीं, आपस में अगर आप लड़ रहे हैं और इकट्ठे होकर लड़ ले तो ज्यादा डेंट देते बीजेपी को, वही तो कह रहे हो।
सर ज्यादा हमें पता है ना, हमारे सर्वे ने कांग्रेस के अगर वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाते, इकट्ठे होकर लड़ते, यहाँ आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस को मिल जाते, इकट्ठे होकर लड़ते। मेरा बार बार ये कहना है इंडिया अलायंस और मजबूत हो सकता था, और दोबारा फिर कह रहा हूं अगर और मजबूत इंडिया अलायंस होता तो शायद नतीजे इंडिया अलायंस के फेवर में और ज्यादा अच्छे देखने को मिल सकते थे। सर आप 4 बजे तक देखना ये इंडिया अलायंस कहां पहुंचेगा। ये पहुंचेगा 295 सीटों पर। आप देखना। तो आपने एक बात कही अभी, मुझे लगता है उसको आपको करेक्ट करना चाहिए जी। जो आप आंकड़े देख रहे हो बिहार और यूपी में, और जाति जनगणना को लेके जो आपने कहा वो और बेहतर हो सकती है आपकी बात, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने और एक बात साफ कही कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम जाति जनगणना कराएंगे। उस बात पे जनता ने साथ दिया है, वहां हुई है वो अलग बात है, और वो एनडीए ने नहीं कराई। अगर सुन ले पूरी बात, आप बाद में बोल देंगे, बहुत अवसर देते हैं आपको। ये वहां पे बीजेपी ने नहीं कराई, जब बीजेपी के खिलाफ सरकार थी तब बिहार में जाति जनगणना। वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक, उत्तर प्रदेश में हमने कमिटमेंट किया है, हम ये करेंगे। हमने आरक्षण की बात कही कि आरक्षण के अनुसार नौकरियां देंगे, संविधान की मूल भावना को मरने नहीं देंगे। जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे हमने जनता से समर्थन मांगा है, और वो समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। ये जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये राज्य और देश जाति जनगणना चाहता है। और जाति जनगणना में साफ है कि भाई किसकी आप जानवरों की गिनती करते हैं, पेड़ पौधों की गिनती करते हैं, तो जातियों की भी गिनती कर लीजिए। उनके पास नौकरी कितनी है वो जान लीजिए, शिक्षा कितनी है जान लीजिए, आमदनी के स्रोत क्या है जान लीजिए, और जहां जहां पे वो पीछे हैं जो जातियां, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बना दीजिए। सिंह साहब, आप 400 का दावा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो सरकार भी आपकी जा रही है, सरकार बनाने का दावा इंडिया गठबंधन कर रहा है। इनका दावा है कि सरकार भी हम बना रहे हैं। अभी आप 2 घंटे के बाद देखिए तस्वीर, 290-95 पर इंडिया गठबंधन आ जाएगा। देखिए भूपेश जी, सरकार तो हमारी बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी, ठीक है। अभी रुझान आगे पीछे हो रहे हैं, मैं मानता हूं। जाति गणना की बस हमारे मित्र बात कह रहे थे, जाति गणना कोई फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ इनका एक बूमर है जो इन्होंने फैलाया था। अगर जाति गणना ही कराना था तो अखिलेश जी 5 साल सरकार में थे, उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं कराई? कराना चाहिए था। मगर जब सरकार में नहीं है तब इन्हें जाति गणना की याद आती है। तो ये चीजें जो है ना, जनता को आप छलावे वाली बातें करोगे तो जनता इतनी वो नहीं है। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं थोड़ा बहुत हमारी कोई कमजोरी रह गई है तो मैं समझता हूं वो कमजोरी हमारी कहाँ है। हम हो सकता है कि कैंडिडेट चुनाव में हम कहीं थोड़ी सी कमी पेशी हमने रख दी है, इसलिए हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। मगर हो सकता है लास्ट तक पब्लिक ये चीज जरूर देखेगी कि कैंडिडेट कैसा भी रहा हो, मगर देश में नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने देश का विकास किया है और देश की जनता को एक रास्ते पे ले गए, सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम किया है, उसी को लेके वो आगे बढ़े। तो जनता इस बात को भी नहीं भूलेगी। हाँ, गलती हमारे कैंडिडेटों से हुई है, हो सकती है, क्योंकि 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सबको खुश कर पाए। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो वो इनकम्बेंसी नजर आती है और वो आ रही है। मगर फिर भी जो राष्ट्र की बात है उसको जनता नहीं भूलेगी। जिस तरह से हमने राष्ट्र को आज एकजुट बनाया है, क्षेत्रों में नहीं बांटा है। इन लोगों ने तो क्षेत्रों में बांटा था, आज भी वही बात कर रहे हैं। आज भी एक समाजवादी के नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा दीजिए। तो आप क्या देश को जातियों में बांटना चाहते हो? हम तो कहते हैं हम सब एक हैं। अफजल भाई, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचारी थे आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के और नेता भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी एक साथ हुए हैं ताकि देश को लूट सकें। बड़ा आरोप आपके ऊपर। सर ये तो गंगा में धुले हुए बिल्कुल साफ सुथरे पवित्र लोग हैं, और इनके साथ तो जो अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी और शर्मा जो अपने आपको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, 140 लोग उनका कहीं ना कहीं सेटबैक लगा दिल्ली में? सर मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सर। 140 लोग ऐसे हैं जो इन्होंने खुद इल्जाम लगाए, खुद उनके खिलाफ FIR कराई, खुद इनके खिलाफ पम्पलेट्स निकाले, बुकलेट्स निकाली और उन्हीं को अपनी गोद में बिठा लिया। तो ये तो बहुत बड़े ईमानदार लोग हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब सबका साथ, सबका विकास करने वाले, उन्होंने किसानों के साथ क्या करा? 750 लोग दिल्ली के अंदर शहीद हो गए, कोई बात नहीं की उनसे। ये उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत विकास किया। ये जो बेरोजगार, जो हर प्रदेश के अंदर परीक्षा लीक हो रही है, ये सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। वो हर बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब उनको आप देखिए, जो महिला हमारी रेसलर थी, वो कितने दिन वो जंतर मंतर पर बैठ रही, प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास में लगे रहे। आप देखिए वहां पर मणिपुर में आज तक एक शब्द नहीं आया। वहां पर हमारी एक जो कैप्टन साहब, इनका कैप्टन है, वहीं एक आर्मी की जो सियाचिन में बेचारे लड़े थे, उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया
और ये इनकी ये तारीफ कर रहे हैं कैप्टन साहब यहाँ बैठ के बीजेपी, बड़े बड़े गौरव की बात है ये तो, सबका साथ सबका विकास। अरे सर मैं तो इनका कायल हूँ, इन्होंने पेट्रोल जो 70 रुपये था आज 100 रुपये बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रही है। डीजल जो 55 रुपये था वो आज ये 95 रुपये बेच रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अभी चुनाव खत्म हुआ नहीं, कल मदर डेयरी ने, अमूल ने और टोल टैक्स 5% बढ़ा दिया गया देश के ऊपर, तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सिंह साहब ये कैसा सबका साथ सबका विकास? देखिए भूपेश जी, जब ये डीजल पेट्रोल की बात करते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके टाइम में पेट्रोल के रेट थे, आप चाहें तो अभी गूगल पर सर्च मार सकते हैं, 33 रुपये। और जब वो गए थे 33 छोड़ के गए थे, और मनमोहन सरकार जब गई थी हमें छोड़ के गई थी 78 छोड़ के गई थी। आज क्या है पेट्रोल का रेट, तो आप सोच लिए कि 10 साल में हमने कितनी बढ़ोतरी करी है और आपने कितनी करी थी, तो आंकड़े आपको नजर आ जाएंगे कि किसने बढ़ोतरी करी है। अब रही बात ये कह रहे कि बलात्कार, अरे जनाब आपको जो है ना मणिपुर तो नजर आ जाता है, मगर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सहयोगी सरकार थी, एक नाबालिग लड़की को, दलित लड़की को जिन बलात्कार किया जाता है, जिंदा उसको भट्टी में डाल के जला दिया जाता है, आपको उसके ऊपर नजर नहीं आता। इसी तरह से जयपुर में कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री आपका वहीं बैठा था, एक 10 साल के बच्चे के सामने उसके घर में घुस के उसकी मां का बलात्कार किया जाता है और उसको गोली से मार दिया जाता है, ये इनको नजर नहीं आता। दूसरी तरफ आप देखिए कि आप जो है ना खाली मणिपुर को लेके चलते हैं, मगर बंगाल में जो इतना बड़ा जो हुआ है महिलाओं के साथ संदेश खली, वो नजर नहीं आता। साफ गोई से बताइए ना, कमी कहाँ रह गई? एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री की थी, एंटी इनकम्बेंसी स्टेट्स की थी, या जिन सांसदों के टिकट आपने काटे उन्होंने कहीं ना कहीं डेंट कर दिया? निश्चित तौर पे मैंने भूपेश जी आपसे कहा है कि हमारी प्रधानमंत्री की कहीं कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में वाह वाह हो रही है, और उनकी कार्य करने की शैली है, ये जो कमी है मैं बिल्कुल आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर अभी आंकड़े ये बदलेंगे, आंकड़े यही नहीं रहेंगे, अगर कहीं थोड़ी बहुत है तो बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, हमारे कैंडिडेटों में है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र को ठीक से हो सकता है न टेकल कर पाए हो, तो उनकी ये कमी नजर आ रही है। बाकी अभी मैं फिर कह रहा हूं कि ये आंकड़े बदलेंगे, ये आंकड़े स्तर नहीं है, ये फिर बदलेंगे, क्योंकि देश ने प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 साल का देखा है कि किस तरह से विकास किया है, किस तरह से लोगों को रोजगार दिए हैं, 25 करोड़ देश के लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए, 80 करोड़ लोगों को अनाज सिर्फ इसलिए दे रहे कि कोई कहीं कमजोर ना पड़ जाए। अगर कोई अपना मजदूरी ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मगर उसके घर में चूल्हा जलना चाहिए, ये चीजों का जो है ना ध्यान दिया है प्रधानमंत्री ने, तो इस चीज को भी देश भूलेगा नहीं। आंकड़े बदल रहे हैं, 303 से 2 से आप 294 पे आ गए। अफजल भाई सर, ये कैप्टन साहब बड़े अच्छे डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी को बैठ के, और इनका कर्तव्य भी बनता है कि डिफेंड करें, मगर सर जब ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, और साथ में एक बात और कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने उससे निकाल दिया, किससे? गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। तो भैया ये 80 करोड़ लोग कौन है? क्यों दे रहे हैं आप इनको राशन जब आपने 25 करोड़ को? पूजा हमारे साथ मौजूद है, आऊंगा आपके पास। पूजा हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। पूजा, तमाम सहयोगी आपके साथ भी मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं सीट्स का सिलसिलेवार बताइए, और दूसरा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता वहां पर मौजूद हैं, क्या अभी भी वो कॉन्फिडेंट है कि टैली बदलेगी और वो 325 350 क्रॉस करेंगे? बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं नीता जी से दोहराना चाहूंगी कि क्या आप इतना कॉन्फिडेंट अभी भी हैं, क्योंकि देखिए टैली में लगातार आप देख रहे हैं राज्यवार तरीके से सीट में किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नहीं, अभी भी हमारा टारगेट जो है हम उसको टच करेंगे। ठीक है, ये अप डाउन्स होते रहते हैं, इतनी जल्दी हमें ना, वैसे भी फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना हम किसी पे ब्लेम करने वाले हैं। हम अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ लूप होल रह गए हैं, कहाँ कहाँ हमें मेकअप की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ पे हमें वर्क करने की रियलिटी में, मतलब रियल फैक्ट्स को चेक करके हम वर्क करेंगे। लेकिन हम कभी किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे और न किसी को कैटेगरी में खड़ा करेंगे। हम बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट बनाएंगे और इसमें कोई बट नहीं है, इन लोगों को बोलने दीजिए। और हमारा अभी मार्जिन बहुत अच्छा बढ़ेगा। अभी जो लोग पीछे भी चल रहे होंगे आपकी नॉलेज में, वो आगे आएंगे और हम अच्छे बहुत ही हेल्दी नंबर से आगे आएंगे। इसमें ठीक है।
तो नीता जी अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन राज्यवार तरीके से एक अपडेट मैं अपनी टीम से लेना चाहूंगी। रचना, क्या अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? बिल्कुल, अगर झारखंड की अगर यहाँ बात करें तो खूंटी जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, अर्जुन मुंडा जो कि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। और अगर बात करें कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं तो तकरीबन 3607 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर पिछली बार की जीत के अंतर की बात करें तो तकरीबन 1407 का ये अंतर था जब उन्होंने जीत हासिल की थी। फिलहाल अगर दूसरी सीटों की बात करें तो यहाँ ढुल्लू महतो जो कि धनबाद से हैं, बीजेपी के ढुल्लू महतो, वो आगे चल रहे हैं तकरीबन 7000 वोटों से। और अगर इनकी बात करें तो इनके बारे में कहा गया था जब राजनाथ सिंह रैली करने गए थे तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि बेशक लोगों की नाराजगी ढुल्लू महतो से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी को देखते हुए वोट करें और उनकी सरकार बनाने में मदद करें। फिलहाल अगर बोकारो की बात करें तो यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि AJSU से हैं, वो 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है, कंचन आपका रुख करेंगे कि क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार जो टैली है वो बदलाव कर रही है। उत्तराखंड में अगर हम नजर डाल रहे हैं तो पांचों की पांचों लोकसभा सीट जो कि 2019 में भी बीजेपी के खेमे में गई थी, अभी वहां अपडेट कुछ मिल पा रहा हो और अलग राज्यों से? बिल्कुल, उत्तराखंड की चारों सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा दिल्ली की भी 7 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और खास तौर पर बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 सीटें ऐसी थी जहां पे दक्षिणी दिल्ली की सीट और साथ साथ चांदनी चौक सीट और नॉर्थ ईस्ट सीट को लेकर के भी कहा जाता है काफ़ी टफ कंपटीशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार को यहाँ पर उतारा गया था, क्योंकि पूर्वांचल एरिया यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूर्वी भारत के काफ़ी सारे लोग हैं, विधानसभाएं जो आती है वो आम आदमी पार्टी के पास ही हैं। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार जो है वो मनोज तिवारी से फिर से मतलब पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मनोज तिवारी यहाँ हो सकता है हैट्रिक लगा जाए, एक बार फिर से यहाँ से जीते, क्योंकि शीला दीक्षित को भी हरा चुके हैं। और इसके अलावा बात की जाए मंडी सीट काफ़ी हिमाचल प्रदेश की काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट रही और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई से उनकी जो थी तुलना कर दी थी कंगना रनौत की। और कंगना रनौत को लेकर बता दूं कि इस समय 32,426 वोटों से इस समय आगे चल रही है। और विक्रमादित्य सिंह की अगर बात की जाए तो इस समय वो पीछे चल रहे हैं, 24,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट दे दूं मैं आपको, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के लिए साख की बात भी है, हालांकि ये मंत्री भी हैं हिमाचल में, लेकिन इस सीट को लेकर, मंडी सीट को लेकर इनको उतारा गया यहाँ पर। और ये परंपरागत सीट रही है क्योंकि वीरभद्र सिंह यहाँ से रह चुके हैं सांसद, उनकी माताजी अभी निवर्तमान सांसद भी हैं। और अगर विक्रमादित्य सिंह इस सीट पर पीछे जा रहे हैं तो अपने आप में ये कांग्रेस के लिए झटका ही कहा जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ और अपडेट दे दूं, गुरुग्राम सीट पर इस समय बात की जाए तो राव इंद्रजीत जो है वो पीछे चल रहे हैं, राज बब्बर जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं और यकीनन 37,000 मतों से ज़्यादा उनका बताया जा रहा है। राहुल गांधी जो है वो 50,000 मतों से रायबरेली सीट से आगे चल रहे हैं। और एक सीट में बात जरूर करना चाहूँगी बरेली सीट को लेकर के, क्योंकि बरेली सीट पर संतोष गंगवार जो कि सांसद थे, लेकिन उनकी टिकट को काट करके यहाँ छत्रपाल जो हैं उनको गंगवार उनको उतारा गया था। लेकिन अपडेट ये मिल रही है कि 8,000 मतों से वो भी आगे चल रहे हैं और प्रवीण सिंह ईरान जो है वो पीछे चल रहा है। ये बड़ा अपडेट आपने दिया। दक्षिण का क्या अपडेट मिल पा रहा है? मुझे दक्षिण में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में अकेले अन्नामलाई ने बीजेपी की अलग जगह रखी है और कोई सीट बीजेपी के खाते में फिलहाल जाते हुए नहीं नजर आ रही है। अन्नामलाई लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और काफ़ी सारे, और हम बात करें कर्नाटक की अगर हम बात करें तो शिवमोगा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गीता शिवकुमार जो है वो दूसरे नंबर पर है। BSP का एक कैंडिडेट है जिसने वहाँ पर बढ़त बना रखी है। BY राघवेंद्र जो कि BS येदियुरप्पा के बेटे हैं वो फिलहाल कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर वहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें धारवाड़ सीट की, प्रहलाद जोशी वहां से मंत्री हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हावेरी सीट की बात करें, बसवराज बोम्मई एक्स CM है, वो वहां पर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीदर सीट की बात करें तो भगवंत कुंभा मंत्री हैं, वो वहां पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। सागर खंडरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो वहां पर आगे लगातार चल रहे हैं। गुलबर्गा की बात करें तो उमेश जी यादव आगे चल रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण वो वहां से पीछे चल रहे हैं। तो कर्नाटक से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बेहद राहत भरी खबर। लेकिन तमिलनाडु और केरल 2 राज्य ऐसे हैं जहां से अभी भी सिर्फ, अगर तमिलनाडु की बात करें तो एक सीट पर देखा जाए तो अन्नामलाई लगातार उस पर बीजेपी का परचम लहराए हुए हैं। लेकिन केरल की कोई भी ऐसी सीट फिलहाल सामने नहीं नजर आ रही जहां से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर हो, बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो। ठीक है, पश्चिम भारत की 78 सीट हैं जिसपे अनुपमा लगातार नजर बना के रखी हुई है। क्या पश्चिम भारत में अपडेट मिल? अभी तक गुजरात की सीटों का जिक्र नहीं हुआ, पूजा उनका भी जिक्र कर दे बहुत देर से। वैसे तो क्लीन स्वीप करी है, बीजेपी का गढ़ रहा है गुजरात देखा जाए। लेकिन अगर हम राजकोट पर नजर बनाएं तो देखिए नरेंद्र मोदी का चुनावी जो राजनीतिक सफर है वो यहाँ से शुरू हुआ है और आगे चल रहे हैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला, बीजेपी से हैं, वो आगे चल रहे हैं। और भरूच की अगर बात कर ली जाए तो मनसुख भाई
वसावा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। यहाँ आज़ादी के बाद पूजा 1991 से 1984 तक कांग्रेस जीतती रही है। हालांकि 1989 में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की थी और अभी तक उसका दबदबा यहाँ पर है। अब हम नवसारी की अगर बात कर लें तो नवसारी में देखिए CR पाटिल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो आगे चल रहे हैं 2,10,784 वोटों के साथ। वहीं ये आपको अगर इस सीट के बारे में बता दें तो 2008 से परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और 2009 में बीजेपी ने जीत हासिल की और तब से बनी हुई है। वहीं गांधीनगर की बात कर लें तो गांधीनगर में देखिए सभी को पता है कि अमित शाह आगे चल रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो हम आंकड़े आपको बता दें कि 2,47,086 ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, शुरुआत में ही एक अच्छे आंकड़े के साथ और उम्मीद भी है क्योंकि देखिए 1989 से बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही है। समझ रही हैं आप, 1989 से, जब शायद आप नहीं आई थी, पैदा भी नहीं हुई थी, तभी 1989 से बीजेपी का गढ़ रहा है ये गांधीनगर। तो मुश्किल दिख रहा है कांग्रेस के लिए, हालांकि मतलब बीजेपी के लिए रहा बिल्कुल। ठीक है, उत्तर पूर्व में देख रहे हैं 25 सीटें हैं, 25 सीटों पे क्या है आपकी नज़र? देखिए 25 सीटों में अब तक ये अपडेट मिल रही है कि 12 पर बीजेपी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है और 6 पे कांग्रेस है। अरुणाचल की ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर तापिर सिंह जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बोरा सीराम पीछे चल रहे हैं और जो हर सीट जो है बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है वहाँ पर गौरव गोगोई जो है 2400 वोट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, तपन पीछे अब चल रहे हैं। वहीं मैं अगर अरुणाचल वेस्ट की बात करूं तो किरण रिजिजू जो है 5,408 वोट से आगे चल रहे हैं और नोवन तुर्की पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा में दोनों सीट पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और इस दौरान मेघालय की तुरा सीट जो है वहां पर अगस्ता सांगमा जो है 64,000 वोट से आगे चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर पीछे चलती हुई नजर आ रही है। इनर मणिपुर आउटर मणिपुर की बात कर लेती हूँ, यहाँ पर बिमोल अखोई जो है वो 13,000 सीट से वोट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और खिचोई तिमोन जो है वो पीछे चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार काफ़ी देर से जो है 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ देखिए इंदौर जो स्वच्छता में तो नंबर 1 है, लेकिन इस बार एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है इंदौर ने। लोकसभा चुनाव में अब तक सबसे ज़्यादा नोटा पर मतों में इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है। नोटा को 59,463 मत, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इसको लेकर अभियान भी चलाया था। आपको याद होगा कि नोटा अभियान जो है कांग्रेस की तरफ से चला गया, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था। और 2019 अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, देखिए किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? बिहार के गोपालगंज का रिकॉर्ड तोड़ा है इंदौर ने। वहां पर 51,660 वोट नोटा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को आप बहुत करीबी से हमेशा देखते आई हैं, रिकॉर्ड जो है टूटा है। पूनम, मध्य प्रदेश की राजनीति पे आप बहुत बखूबी और बहुत पैनी नजर रखती आई हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि विदिशा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1,88,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। उनको प्यार मिल रहा है जनता का बराबर? बिल्कुल, देखिए मामा के साथ प्यार तो था ही, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव के दौरान की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, जीत वहां पर भी हुई थी। तो साफ तौर पर पहले से पता था, और खास तौर से विदिशा सीट क्योंकि बीजेपी का गढ़ रही है। इससे पहले भी हम देखें तो लगातार बीजेपी से सुषमा स्वराज जो थी वो यहाँ से सांसद थी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी एक बार यहाँ से सांसद रहे, यानी कि ये सीट कहीं ना कहीं तय थी कि बीजेपी के फेवर में जाना है। और एक बार फिर जो है भांजियों का प्यार, बहनों का प्यार, इसी के साथ जो है मामा को सभी का प्यार मिला। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कहती हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे। अमेठी से, उत्तर प्रदेश से अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तब आपको लिए चलेंगे। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गेस्ट गर्ग साहब। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अब यहाँ पर दिखने लगा है, क्योंकि ग्राफ जो है वो लगातार नीचे भी जा रहा है, इंडिया का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या देखा जाए? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ से सबसे बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, मैजिक नहीं चल रहा वहाँ पर। मैंने बताया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिपीट किया है। जो 2-2 बार जीते थे उनको तीसरी बार मौका दिया। तो कभी बार होता है कि 10 साल अगर आप क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तो बहुत सारी आशाएं जो जनता की होती हैं, खासकर व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं पूरी हो पाती, और इसी के लिए हम कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नज़र आ रहा है मुझे, और लेकिन ये कैंडिडेट्स के खिलाफ है। मैं इसको एनडीए के खिलाफ नहीं मानता और ना ही मोदी जी के खिलाफ मानता हूँ। ये मुझे लगता है जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जरूर गड़बड़ हुई है, जिसके आप देखो दिल्ली में
7 में से 6 लोगों को बदल दिया गया। अगर ना बदला गया होता हो सकता है दिल्ली का नज़ारा भी इस समय इंडी अलायंस के पक्ष में नजर आ रहा होता, न कि उनके पक्ष में। आता हूं गर्ग साहब। धनंजय गिरी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। धनंजय भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। टैली लगातार बदलती जा रही है, 300 टच कर रहा था पहले एनडीए, अब थोड़ा सा नीचे है। इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद है, कह रहे हैं 295 से 310 तक हम लेके जाएंगे। टैली बदलेगी 2 घंटे में। बीजेपी का रिएक्शन? धनंजय भाई आवाज पहुंच रहा है जी। यही कह सकते हैं इंडिया अलायंस को, हम इंडिया अलायंस को सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई आप संवैधानिक संस्थाओं पर ठीकड़ा फोड़ना और ईवीएम पर ठीकड़ा फोड़ना और तमाम तरह की, इन्हें जनता पर इन्हें पहले ही विश्वास नहीं था और जनता पर हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए जनता के कदमों में सर झुका करके हम अपनी बात कह रहे थे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी जब परिणाम में आएंगे, नतीजे आएंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो इससे बेहतर और सुखद परिणाम होंगे, ऐसी हमें पूरी अपेक्षा है। क्योंकि जनता, जन विश्वास, जन आस्था, लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत की जनता का है। एक तरफ आप देखिए हम विश्वास से लबरेज हैं, दूसरी तरफ अविश्वास का बोलबाला है। आज लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रही उंगलियां, लगातार इस देश की जनता पर सवाल, लगातार सब पे हमले कर रहा है इंडिया अलायंस, भारत की संस्कृति पर हमला कर रहा है, भारत की सभ्यता पर हमला करना, भारत के तमाम चीज़ों की तरह कोशिश करना। और एक तरफ सकारात्मक राजनीति का परिचय देती भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नीति सरकार, जो नित्य नए निरंतर पायदान पर, नए ऊंचाइयों पर लेकर के नेशन को जा रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब नतीजों में रिजल्ट कन्वर्ट होगा तो बेहतर होगा, परिणाम हमारे अनुकूल होगा, हम जैसा हम सोच रहे हैं। क्योंकि हम भी जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, गांव गरीब किसान हैं, कोई हम चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे दावा क्या है? दावा 1-2 घंटे के बाद दावा क्या है? जो जनता का हमसे वादा है वही हमारा दावा है। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं और जनता का दिया हुआ आशीर्वाद हमारे सराखों पर स्वीकार है। चलिए, ईशान त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। ईशान भाई, किस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है? एनडीए की सुई कहीं ना कहीं अब अटकी है 290 और 300 के बीच में, 230-240 तक इंडिया गठबंधन वेव कर रहा है। किस तरीके से आप इन रुझानों को देखते हैं और फाइनल रिजल्ट क्या तस्वीर इंडिया गठबंधन के जहन में? देखिए, अभी तो 3 घंटे की काउंटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी से बोलने लग गए हैं कि ये तो शुरुआती रुझान है। हालांकि 3 घंटे की काउंटिंग निकल चुकी है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो चुकी होगी, अब तक पूरी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई होगी। और अगर आप देखें तो जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र, बड़े भाई हैं धनंजय गिरी जी, वो कह रहे थे कि हमने सकारात्मकता की राजनीति करी, तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और वो सबके सामने स्पष्ट हो रहा है। जितने भी एग्जिट पोल से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी गई थी, वो सारा ध्वस्त होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वो सारा एक नैरेटिव ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है कि एक गुब्बारा, मैं तो अक्सर डिबेटों में बोला करता था भाई साहब, कि एक गुब्बारा बनाया जा रहा है 400 पार का, जिसमें पिन लगाने का काम जो करेगा, वो जो पिन का नाम होगा वो इंडिया गठबंधन की पिन है। तो वही आपको दिखा रहा है कि 400 पार का जो धीरे धीरे एनडीए की टैली 200 से नीचे आने वाली है और हमारी टैली जो है वो 295, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला है, और उससे मैं तो कह रहा हूँ कि शायद उससे ऊपर ही रहेगी। मेरा पर्सनल मानना यह है कि 300 से ऊपर आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की टैली धीरे धीरे जाएगी। और उसके कई कारण हैं, क्योंकि जब हम जनता के बीच गए तो हम जनता के मुद्दे लेकर गए थे, आम जनमानस के मुद्दे लेकर गए थे, और वही मुद्दे जनता को पसंद आए। जनता ने नकारात्मक राजनीति को, घृणा की राजनीति को, फरेब की राजनीति को, झूठ की राजनीति को नकारने का कहीं ना कहीं काम किया है। अगर आप देखेंगे, अभी तो 2 घंटे का समय बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपको आंकड़ा आपको धीरे पहले 250 के ऊपर दिखेगा हमारा, और उसके बाद धीरे 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 290 के ऊपर आपको दिखना शुरू होगा। गर्ग साहब, ये आंकड़ा 250 के ऊपर दिखेगा और उसके बाद 290 के ऊपर दिखेगा, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था। कितना सटीक पोल कितना सटीक पोल कांग्रेस का लग रहा है आपको? मुझे 2 चीजें समझ में नहीं आई। एक, 228 देख के मेरे कांग्रेसी साथी ने कहा कि देखो ये तो बोली गलत रहे थे, देखो नतीजे बता रहे हैं कि हम लोगों के पक्ष में आ रहा है, जबकि वो अभी कम से कम 70 जो ये दिख रहा है करीबन 65 सीटें पीछे चल रहे हैं एनडीए गठबंधन से। तो अगर यही सही है
तो फिर इसको भी सही नहीं मान रहे, बोले नहीं ये बदलेगा, और इसको सही बताते हुए बता रहे हैं देखो ये 400 पार कर दे, ये तो 400 पार नहीं जा रहे। तो दोनों में से एक चीज तो तय कर लो, ये जो नतीजे दिख रहे, रुझान दिख रहे हैं, यही नतीजों में बदलेंगे या बदलेंगे। अगर ये बदलना है तो फिर दोनों पक्ष जो कह रहे हैं वो भी है। एनडी गठबंधन कह रहा है नहीं हम वापस वो 350 पार कर जाएंगे, इंडी गठबंधन कह रहा है कि नहीं हम पार करेंगे, तो फिर तो इंतजार ही करना पड़ेगा। तो मेरा कहना है, मैं ये मान के चलता हूँ अगर 2 घंटों के बाद जो रुझान आता है वो करीबन नतीजों के आसपास होता है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि सरकार एनडी गठबंधन की बनेगी, लेकिन इस बार विपक्ष जो है बहुत मजबूत होकर उभरा है और एक अच्छे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मुझे लगता है उनके पास काफी संख्या है। अफजल भाई, सरकार तो एनडीए गवर्नमेंट की बनेगी ये भी दावा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। सर, सभी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि भाई ये अभी टैली में नीचे ऊपर हो रही है, तो जैसे जैसे काउंटिंग होगी वैसे वैसे हम बता रहे हैं कि भाई काउंटिंग के हिसाब से इसमें अभी काफ़ी रद्दोबदल होना बाकी है। मगर हमारे जो अपने आंकड़े हैं, हमें पता है कि हम 295 प्लस के करीब जाएंगे। तो ये जब तक 4 बजे तक आप देखेंगे हम इसको क्रॉस करेंगे पक्का 101%। 65-70 सीटों का डिफरेंस है सिंह साहब, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि सरकार ये बनाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग बनाएंगे, 295 200 300 तक जाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस दिन चुनाव हुए थे उसी दिन शाम को सामने आके मीडिया के सामने आके दावा किया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कम से कम अब ये जो बार बार सवाल उठते थे वो नहीं उठेंगे। देखिए भूपेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम जितनी भी संसदाएं हमारी हुए, चाहे चुनाव आयोग हो या अन्य हो, दूसरी मीडिया हो, मैंने हम सबका सम्मान करते हैं, सम्मान में हर किसी को सम्मान देते। इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया है। जिस तरह से अभी तक चुनाव आयोग को किस तरह से कोस रहे थे, ईवीएम को कोस रहे थे, सबके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, मगर अब ये ब्लेम इनका कहाँ गया? इनको वो सोचना चाहिए कि कल तक आप जो ईवीएम के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, चुनाव आयोग पे लगा रहे थे, अगर किया होता तो क्या आपकी सीटें इस तरह से दिखाई देती जो रही दिखाई दे रहा है सामने? तो इनको सोचना चाहिए कि झूठ थोड़ा कम बोले। अब रही बात, हमें आज अभी भी पूरा विश्वास है कि नतीजे बदलेंगे और हम जो है ना 350-400 तक पहुंचेंगे। सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि देश ने इस चीज को अच्छी तरह समझा है कि देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसने देश को नए आयाम तक ले गया है, जिसने G20 की मीटिंग भारत में कराई है, जो आज दिन तक कभी न कांग्रेस 60 साल शासन करने में सोच चुकी या अन्य इनकी पार्टियां जो सहयोगी दल रहे ये सोच सके। हम जो ये और तो और ये अंग्रेजों की बनाई हुई सांसद में अभी तक बैठ रहे थे, हमने उसको भी बदल के दिखाया है कि अब वो सांसद जर्जर हो चुकी है। धनंजय भाई, 272 का आंकड़ा आप रुझानों में छू चुके हैं, 293 पर आप टैली में चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितनी उम्मीद कि ये आंकड़ा 300 सवा 300 के पार जाएगा? और दूसरा ये, अगर कमी रहती है तो उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? नहीं, अभी तो रिजल्ट आने हैं। अब रिजल्ट जब आएंगे तो हम बेहतर से बेहतरीन करेंगे। 14 से हमने 19 में बेहतर किया, 24 में हम उससे भी बेहतर करेंगे। और ये हम जनता के लोग हैं, जनमानस के लोग हैं, और कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो 5 पीढ़ियों से कांग्रेस से एक परिवार के पोच बनी हुई है, उससे कोई भी इस देश का नाम गांव गरीब किसान नौजवान जुड़ना नहीं चाहेगा। और 5 पीढ़ियों से किए गए अत्याचार को तो खुद राहुल गांधी निकल के बता चुके हैं कि मैंने देखा है कि इस देश के पिछड़े समाज पर, इस देश के दलित समाज पर कैसे मेरी दादी दादा नाना नानी, पिताजी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में। तो इस देश का आप मुतमईन रहिए, आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात, कांग्रेस को न खुद पर भरोसा है, न इस देश की जनता पर भरोसा है, न इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, न मशीन पर भरोसा है। कांग्रेस को सिर्फ भरोसा है तो झूठ पर, छल पर, प्रपंच पर, जो कर करके कांग्रेस यहाँ तक आई है। इसलिए इस देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। हाँ, हम असहमतियों का समान लोकतंत्र है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आए और मजबूत विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाए, ऐसी हम भी अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस मोरल ग्राउंड पे तो पहले भी हार चुकी है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अमेठी से राहुल गांधी का भाग जाना, ये तो मोरल हमारी विक्ट्री हो चुकी है। इलेक्ट्रल विक्ट्री बाकी है। इलेक्ट्रल विक्ट्री हम कहाँ तक कर पाते हैं, कहाँ तक जीत पाते हैं? लोकतंत्र और जनतंत्र जमहूरियत का सम्मान करके मोरल विक्ट्री तो हमारी पहले से, और जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर लगातार हमला करके कांग्रेस की मोरल डिफीट तो पहले से हो चुकी है। इलेक्ट्रल डिफीट कुछ घंटों में आनी बाकी है, जो देश की जनता के आशीर्वाद से आ जाएगी और इसका परिणाम हम सबके सामने होगा।
हम सब देखेंगे कि जो लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, जो लोग देश अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, झूठी बातें करते हैं, इस देश की जनता का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते, उन्हें देश की जनता कभी मौका नहीं देगी और बल्कि और नीचे ले जाएगी। और दूसरी तरफ वो लोग जो जन गण मन का सम्मान करते हैं, जन गण मन की पीड़ा को, उनकी वेदना को, उनको सम्मान देते हैं, उनको मान देते हैं, उनको खड़ा करते हैं, उनको जीवंत और प्राणवंत करते हैं, ऐसी जनता भारतीय जनता पार्टी को, इस देश की भारत की जनता भर भर कर, भारतीय जनता पार्टी को भर भर के प्यार मिल रहा है। ये टैली चेंज होगी। ईशान भाई, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दावा, एनडीए का दावा कि वो आराम से क्लीन मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ईशान त्यागी, नहीं देखिए, आज के दिन में कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, तो आज का दिन देखिए रिजल्ट का दिन है। आज का दिन जो हमारे देश की देवतुल्य जनता ने जो रिजल्ट दिया है, जितना भी अपना मत का अधिकार का प्रयोग करके उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो काम किया है, आज उसका दिन है। तो आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, कोई कटु बात नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और आज के दिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो चुनावी कि ऐसा लगे कि मैं चुनाव की राजनीति करने का काम कर रहा हूं। तो देखिए, आज का दिन अभी जितना अभी आप दिखा रहे हैं, उस समय के आसपास हम ऑलरेडी 220 क्रॉस कर चुके हैं। तो एक कहीं ना कहीं वो गुब्बारा तो ध्वस्त हो ही चुका है। दूसरी बात मेरे भाई ने करी अमेठी की, तो मैं भाई की थोड़ा सा, धनंजय भाई की अपनी नॉलेज को थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ कि वहां से स्मृति ईरानी जी, जिनको बोला जा रहा था कि वो राहुल गांधी जी को चुनाव हरा सकती हैं, इतने बड़े बातें की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि राहुल गांधी जी वहां से चले गए, भाग गए, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। वहां पे वो ही स्मृति ईरानी केएल शर्मा जी से 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। सुबह से जब से काउंटिंग का प्रारंभ हुआ है, तब से वो एक भी बार लीडिंग में नहीं आई है, वो हमेशा ट्रेलिंग में ही रही हैं अभी तक पिछले 3 घंटे से। तो ये तो जवाब रहा कि अमेठी में हमने ये करके दिखा दिया कि अमेठी में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उनके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती थी, उनमें एक घमंड था, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उन्हीं की लैंग्वेज है। और उसी को हराने का काम, उसी व्यक्ति को हराने का काम हमारा एक धरातल का कार्यकर्ता केएल शर्मा जी करने का काम कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, देखिए राहुल गांधी जी आप साउथ से भी लड़ गए और नॉर्थ से भी लड़ गए। जो आदमी दक्षिण से भी लड़ सकता हो, उत्तर से भी लड़ सकता हो, तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी जी की जो एक्सेप्टेंस है पूरे देश में, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा है। तो वो वायनाड से भी आगे चल रहे हैं एक बड़े मार्जिन से, और वो रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं बड़े मार्जिन से। गर्ग साहब, यहाँ पर टैली को हम टैली की हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन इस टैली के पीछे के कारणों को भी हम जानना चाहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रुझानों में तो कम से कम गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। निसंदेह कोहली जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सूबा माना जा रहा है, 80 सीटें वाला, लोकसभा सीटें वाला है, उसमें एसपी और कांग्रेस ने मिलकर बहुत कड़ी ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि आधी की आसपास की सीटें रुझानों में दिख रहा है जीत रही हैं। और ये बहुत बड़ा मार्जिन है, कोई छोटा मार्जिन नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इंडी गठबंधन ठीक से बन गया होता, अगर इसमें ममता भी शामिल होती, जेडीयू भी शामिल होता और बीएसपी भी शामिल होती, महाराष्ट्र में टूट ना हुई होती, तो शायद एनडीए अलायंस को बहुत ज़्यादा तकलीफों को सामना करना पड़ता। लेकिन मौजूदा हालत में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, थोड़ा कम बहुमति से ही, लेकिन एनडीए अलायंस दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब होगा। ये बात जरूर है कि इस बार जो